फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS, योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, देखते हैं नीट में काउंसलिंग के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट सेशन हमने किया था उस सेशन में हमने कवर किया था कि क्या सर्विस बॉन्ड है डिफरेंट स्टेट्स में। तो कुछ स्टूडेंट को शायद इसमें कन्फ्यूज़न रह गया कि वो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं सभी स्टेट्स के या ओपन स्टेट्स के या डीम मेडिकल कॉलेज के, वो उसमें भी सर्विस बॉन्ड को एप्लीकेबल कर रहे थे। सर्विस बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। और प्राइवेट के अंदर अगर हम पूरे पैन इंडिया के अंदर देखते हैं तो जो कर्नाटका स्टेट के कॉलेजेस हैं उसके अंदर 1 साल की सर्विस ड्यूटी है और ना करने के ऊपर 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है। लेकिन कर्नाटका के डीम्ड प्राइवेट के अंदर कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। तो सर्विस बॉन्ड के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है फ्रेंड्स कि अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डीम यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हो तो उसमें सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज यू आर स्पॉन्सरिंग योर फीसेस ओवर देयर। ये सेल्फ फिनेंस सीट है, आप फीसेस दे रहे हैं, इसलिए आपको सर्विस बॉन्ड उसमें नहीं करना रहता है। फिर भी कभी कभी हर साल देखा गया है कि एक आध कॉलेज एडिशनल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ जाता है, इसलिए चॉइस फिलिंग से पहले आपकी ड्यूटी है कि आप हर कॉलेज को चेक करके देख लें। फिलहाल काउंसलिंग के हिसाब से देखते हैं तो अभी जो मेजर काउंसलिंग है सेंट्रल लेवल की MCC की काउंसलिंग जो होगी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो मच अवेटेड काउंसलिंग है। होपफुली एज सून एज पॉसिबल वो स्टार्ट हो जाएगी, आज कल परसों में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। करंट काउंसलिंग स्टेटस में अगर हम देखते हैं तो पौंडीचेरी एज अ ओपन स्टेट ने उसने अपने एप्लीकेशन निकाल रखे हैं, अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 16 लाख से 18 लाख रुपीज़ की एनुअल ट्यूशन फीसेस हैं। अगर आपके 350 से अबव स्कोर आ रहा है या 300 प्लस का भी अबव के स्कोर का आ रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। NRI की भी सीट्स हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 3000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है और इसका रिज़ल्ट डीम्ड के रिज़ल्ट के बाद यानी कि ऑल इंडिया कोटा के रिज़ल्ट के बाद आएगा। एक ओपन स्टेट ये है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ने जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है वो सिर्फ अपने स्टेट कोटा के लिए निकाला है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए यानी कि दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं करना है। वो स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्टेट के अंदर की काउंसलिंग है, तो उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंजाइटी लेवल हाई है, काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा है काउंसलिंग का। तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी काउंसलिंग की नोटिस आती है तो हमको लगता है कि ये हमसे मिस ना हो जाए, हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो हमको ये चीज़ भी देख लेना चाहिए कि कौन सा हमारे लायक है, कहाँ पे हमको एप्लीकेशन करना है। हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग सारे एप्लीकेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। और अभी 1 to 1 सारे स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और बाकी के स्टेट्स, गुजरात, IP पूल कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि कहीं हमको इसमें रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना है। अगर आप बेसिक MBBS और BDS की काउंसलिंग के लिए कर रहे हो तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये केवल IP पूल कोटा के रजिस्ट्रेशन है, जो स्पॉन्सर सीट होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसको स्पॉन्सर करता है। जो टेररिस्ट विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे आप लोगों को अपने अपने स्टेट्स के अंदर यहाँ पे स्पीड पोर्ट से अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजने हैं ऑफलाइन मोड पे, कहीं कहीं पे ईमेल की भी फैसिलिटी है। तो IP पूल के अंदर टेररिस्ट विक्टिम जितनी भी फैमिलीज़ है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकती है। और बाकी जो जनरल काउंसलिंग होती है फॉर एवरी इंडियन, जो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करोगे या प्राइवेट कॉलेज के लिए करोगे फॉर MBBS BDS, उसके लिए एप्लीकेशंस अभी भी आना बाकी है। एप्लीकेशन अब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आ सकता है, आपको एक्टिव बने रहना है। और अगर आप देखते हो कोई ऐसा ओपन स्टेट है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो वो रजिस्ट्रेशन को आप लेके चलो। बाकी MCC का जो रजिस्ट्रेशन आने वाला है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट्स चाहिए या डीम में काउंसलिंग करनी है तो वो बेसिक रजिस्ट्रेशन लेके चलिए। और जो आपका होम स्टेट है, जो आपका स्टेट है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन लेके चलिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म आया तो अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो करंट काउंसलिंग स्टेटस के अंदर यही चल रहा है कि अभी 2 फॉर्म आ चुके हैं, बाकी IP पूल कोटा की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ऑन हो गए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है और विद इन फ्यू डेज़ ये पूरी पीक के ऊपर आ जाएगी। MCC की भी काउंसलिंग आ जाएगी और MCC जैसे फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट कर रहा होगा उसी के बीच में सारे अदर स्टेट भी एप्लीकेशन निकाल देंगे। तो जैसा आपका स्टेटस है, जैसा आपका स्कोर है, जो आपका करंट स्टेटस है कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर से आते हो, आप NRI कैंडिडेट हो, आप इंडियन कैंडिडेट हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी काउंसलिंग टाइप सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। दोनों पैरामीटर देखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये देखते हैं कि हमको ये अच्छा बेस्ट कॉलेज है ये मिल जाए, बट एक्चुअल हमको ये भी देखना है मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट होता है काउंसलिंग के अंदर, तो आपकी रैंक क्या है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे सीट मिल सकती है, क्या बेस्ट सीट है, उसको फिल्टर करके आप रजिस्ट्रेशन करोगे
तो ज़रूर आपको अच्छी सीट मिल जाएगी काउंसलिंग के थ्रू, और स्टार्टिंग राउंड में मिल जाएगी। पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बच्चा क्वालिफाइड है, एटलीस्ट 1 लाख ज़्यादा स्टूडेंट है, इतनी सीट भी नहीं है टोटल MBBS में। तो इस बार स्मार्ट काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग के राउंड में अगर आप सीट लेते हो, लास्ट तक जाने की प्लान नहीं कर रहे हो, अगर सेफ जोन में हो, अच्छी रैंक है तो लास्ट तक आप जा सकते हो। अगर रिस्क जोन में हो, स्टार्टिंग में सीट मिल गई तो उसको छोड़ना सही बात नहीं रहेगी, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो ये था। अब इसके बाद कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होते हैं सभी स्टेट्स के लिए, जो काफ़ी पेरेंट्स सर्च करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड है, फ्रीडम फाइटर हूँ मैं, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आता हूँ, NCC कैडेट्स हूँ, तो ये सारे रिजर्वेशन कैसे होते हैं। देखिए, ये जितने भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं फ्रेंड, ये ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेबल होते हैं। गवर्नमेंट की काउंसलिंग आप 2 प्लेटफॉर्म पे करोगे, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे करोगे और एक अपने स्टेट प्लेटफॉर्म पे करेंगे। यानी कि एक हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करेंगे और स्टेट की कोटा की काउंसलिंग करेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा के जो रिजर्वेशंस होते हैं वो जनरल रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया। OBC और EWS भी इसी साल से इंक्लूड हुआ है, इससे पहले OBC नहीं था। तो OBC, EWS, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप, ये रिजर्वेशंस आपको मिलेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, जो कि MCC होस्ट करता है। और बाकी जो आपका अपना होम स्टेट है, जहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग करोगे, वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस मिलेंगे। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का बेनिफिट देख रहे हो, फ्रीडम फाइटर का बेनिफिट देख रहे हो, आप फ्रीडम में से हो, सैनिक भाइयों में से हो, तो ये सब आपको रिजर्वेशन मिलेंगे स्टेट काउंसलिंग के अंदर। तो जल्दी जल्दी कुछ रिजर्वेशंस देख लेते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के जो रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा के रिजर्वेशन आपको पंजाब देती है। पंजाब में गवर्नमेंट में 5 सीटें हैं, सेमी गवर्नमेंट में 3 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, टोटल 10 सीटों पे रिजर्वेशन है पंजाब कोटा के अंदर। यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो इंटरनेशनल प्लेयर हो, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, या अगर आपने पंजाब स्टेट की तरफ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच टूर्नामेंट खेला हो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर 1% का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के जो रिजर्वेशन होते हैं वो आसाम में भी एक सीट है इसकी, तेजपुर में, वहाँ पे भी अगर आप अपने स्टेट को आपने रिप्रेजेंट किया हो तो आप स्पोर्ट्स कोटा का बेनिफिट ले सकते हो। जम्मू कश्मीर में भी आपकी 20 सीट्स हैं स्पोर्ट्स कोटा की। और इसके अलावा हम स्पोर्ट्स कोटा को देखते हैं तो हमारा तमिलनाडु के अंदर स्पोर्ट्स कोटा का सीट अप्रूव्ड है, 7 सीट्स है तमिलनाडु के अंदर। NCC का अगर देखते हैं, NCC का कहाँ पे है रिजर्वेशन, तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 25 सीट्स हैं NCC के लिए रिजर्व्ड हैं। तेलंगाना भी 1% रिजर्वेशन देता है आपका NCC कैडेट्स को। आंध्र प्रदेश में 1% रिजर्वेशन है, केरला में 2 सीटें हैं, कर्नाटका में फ़िलहाल तो नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डिफेंस कोटा के लिए देखते हैं, तो एक तो आपके पास दिल्ली का कॉलेज है, उसके अंदर सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आर्मी कोटा का जो कॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हो। उसकी फ़ीस लगभग 4.5 लाख के आसपास है। और जनरल का जो कट ऑफ आप इस साल वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड 590 प्लस के आसपास का स्कोर रहेगा, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो हमारा स्टेट है, तो स्टेट के अंदर भी हमारे रिजर्वेशंस होते हैं एक्स आर्मी पर्सन से। तो अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे MP और छत्तीसगढ़ यहाँ पे सैनिक कोटा लिखता है, साउथ में तेलंगाना साइड में, आंध्र प्रदेश में बहुत जगह CAP लिखते हैं, कैंडिडेट ऑफ आर्म पर्सन इसे होता है। कहीं पे CW से इसको रिप्रेजेंट करते हो, कहीं पे डिफेंस कोटा बोलते हैं। तो ये सारे आपको अपने स्टेट काउंसलिंग में रिजर्वेशंस मिलेंगे। जैसे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है, 5% सीट्स हैं, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ओनली द वार्ड्स ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है, उनको स्टेट कोटा के अंदर से 5% सीट्स का रिजर्वेशन मिलेगा डिफेंस का। और डिफेंस के अंदर हम देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश 1% रिजर्वेशन रखता है डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए, तेलंगाना 1% रिजर्वेशन रखता है, गोवा में भी 1% रिजर्वेशन है डिफेंस का, उत्तर प्रदेश में 1% है, महाराष्ट्र में 1% है। ये सारे स्टेट्स हमारे डिफेंस का 1% का रिजर्वेशन देते हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी 1% का रिजर्वेशन है। ये आपको अपनी स्टेट पॉलिसी का नोटिफिकेशन में समझना होगा कि कौन एक्स सर्विसमैन को दे रहा है, कौन सिंपल सैनिक को दे रहा है, कौन विडो उसको दे रहा है। ये बिकॉज सारा जो डिपार्टमेंट है इंक्लूड हो जाता है उसी के अंदर। तो अलग अलग टाइप से आपके सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखे हैं डिफेंस फैमिलीज़ के लिए। तो कहीं पे विडोज़ पे है आपका, कहीं पे एक्स सर्विसमैन के ऊपर है और कहीं पे करंट के ऊपर है। उत्तराखंड में देखते हैं तो 1% है, जम्मू कश्मीर में आपका 3% है, हरियाणा में 1% है, पंजाब में आपका 1% है,
1% पंजाब में आपका डिफेंस पर्सनल के लिए है और पंजाब में आपका 1% वार्ड्स ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनस के लिए भी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी 1% का पंजाब गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है। मध्य प्रदेश में देखते हैं तो टोटल 3% का रिजर्वेशन है, जिसको हम SN कैटेगरी से जानते हैं। सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कमांडमेंट ऑफिसर और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भी 3% का आपको रिजर्वेशन दे रही है डिफेंस के अंदर सैनिक कैटेगरी के अंदर से। आसाम 3 सीट्स रखता है। सर्विंग द एक्स बोथ आर एलिजिबल, सर्विंग और जो एक्स सर्विसमैन है दोनों एलिजिबल हैं आसाम की 3 सीटों के लिए। राजस्थान 1% रिजर्वेशन देता है रिटायर्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए और राजस्थान ओरिजिन ओनली, जो कि राजस्थान ओरिजिन के लिए हैं। तो ये जो स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं, इसमें अगर आप किसी अदर स्टेट के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, कहीं कहीं और आपका ओरिजिन है तो नहीं, केवल स्टेट के लिए ही ये रिजर्वेशन है। तो इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स को देख लेते हैं। तो अब कुछ स्टेट्स अभी भी हैं जो फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 1% का रिजर्वेशन देता है। फ्रीडम फाइटर में काफ़ी अच्छा कट ऑफ रिलैक्सेशन मिल जाता है, अराउंड 250-300 मार्क्स में भी हमको सीटें मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश 3% का रिजर्वेशन दे रहा है, पंजाब 1% का रिजर्वेशन दे रहा है, छत्तीसगढ़ 3% का रिजर्वेशन दे रहा है, आसाम 2 सीट के पास 2 सीटें हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए हैं, गोवा में 1% है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 1% का रिजर्वेशन है और हरियाणा में भी 1% का फ्रीडम फाइटर का अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है। इसके अलावा कुछ अदर भी रिजर्वेशंस आते हैं कुछ स्टेट्स में, जिसका कहीं पे नोटिफिकेशन जल्दी हमको नहीं मिल पाता है, अलग अलग जगह के, उसको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1% रिजर्वेशन सिंगल गर्ल चाइल्ड का है, 1% रिजर्वेशन आपका चिल्ड्रंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स का है और 1% रिजर्वेशन चिल्ड्रंस ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज़ का है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अपने स्टेट कोटा से रिजर्वेशन दे रही है। आसाम में 2 सीटें हैं आपकी वार्ड ऑफ पर्सन किल्ड इन आसाम वायलेंस, वार्ड ऑफ टी गार्डन वर्कर्स के लिए भी आसाम गवर्नमेंट ने 2 सीटें निकाल के रखी हैं। तमिलनाडु वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कोटा को भी रिजर्वेशन दे रहा है। तो ये कुछ एडिशनल रिजर्वेशन है। तो होपफुली इससे जो रिजर्वेशन को लेकर जो डाउट्स थे काफ़ी पेरेंट्स के कि मैं पास सिंगल गर्ल्स कोटा है, मैं कहाँ पे हूँ, तो अगर आपका स्टेट इसका बेनिफिट दे रहा है आपके स्टेट काउंसलिंग के अंदर तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। और काफ़ी जब हम बात करते हैं, ये तो सारा हमने जो कोटा बात किया है, दिस आर एप्लीकेबल ओनली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, नॉट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर आप डीम्ड के अंदर जा रहे हैं या किसी स्टेट के प्राइवेट के अंदर जा रहे हैं तो ये रिजर्वेशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, गवर्नमेंट के अंदर ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होंगे। ज़्यादातर रिजर्वेशन आपके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होते हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट और NRI की सीटें रहती हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स जो अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर OBC SC ST को भी रखती है, लेकिन अभी हम कभी भी दूसरे स्टेट में जाके काउंसलिंग कर रहे हैं, आप हरियाणा के हो, आप उत्तर प्रदेश में आके काउंसलिंग कर रहे हो या कर्नाटका में जाके काउंसलिंग कर रहे हो या किसी तेलंगाना में काउंसलिंग कर रहे हो, व्हेन यू आर चेंजिंग योर स्टेट, यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट, एक प्राइवेट MBBS की सीट के लिए, तो हमेशा आप मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर से ही काउंसलिंग करोगे। चाहे आप SC को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे आप ST को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी अदर स्टेट में जाते हो तो आप एक जनरल स्टूडेंट हो जाते हो। सेम ऐसे ही जो बच्चे कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, अंदर रिजर्व कैटेगरीज जो क्वालिफाई है SC ST OBC से 108 वाले लैंडमार्क से, तो भी आप जो काउंसलिंग कर सकते हो अपने स्टेट में या सेंट्रल के अंदर। किसी अदर स्टेट में जाओगे तो आप जनरल हो जाओगे, इसलिए आपका स्कोर वहाँ पे फिर मिनिमम 138 वाला लगेगा। तो ये सब पॉलिसीज़ को देखते हुए आप अपनी आगे काउंसलिंग की अप्रोच करिएगा। अगले 2 महीने काउंसलिंग होने वाली है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। नोटिफिकेशन में किसी भी काउंसलिंग का जो सही तरीका रहता है कि पहले आप उसका बुलेटिन पढ़िए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़िए, उसके बाद उसमें अप्लाई करिए। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी रहती है। कई बार जल्दबाजी हम नहीं चेक कर पाते इन सब चीज़ों को, एंजाइटी लेवल हाई रहता है कि ये फॉर्म आ गया मिस ना हो जाए, थोड़ा सा डर रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी हमारी काउंसलिंग हो सकती है फ्रेंड्स। और कुछ स्टूडेंट्स ने बैंक गारंटी के ऊपर पूछा था, यहाँ पे हमने रिजर्वेशन कवर कर लिए। लास्ट वाले सेशन में हमने सर्विस बॉन्ड कवर कर लिए थे ऑल इंडिया कोटा के लिए। आज इसको कवर कर लेते हैं कि बैंक गारंटी क्या होती है। बैंक गारंटी का जो बेसिक मीनिंग होती है कि किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर की आपने अपनी ट्यूशन फीस पे कर दी, अब बाकी रिमेनिंग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड
उसके बाद के 6 महीने की फ़ीस की कुछ कॉलेज गारंटी मांगते हैं कि आप मुझे अपने बैंक से गारंटी ला के दो। तो बैंक आपसे बोलता है कोई कोलेट्रल दो या एफडी दो या कुछ ऐसा दो, उसके बेसिस पे ही हम आपको गारंटी देंगे, ऐसे गारंटी नहीं देंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 साल पहले एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जिसमें बैंक गारंटी को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कुछ स्टेट्स मांगते हैं। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको कहीं ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना हो बाद में कि हमको इशू आए। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं बैंक गारंटी अभी इंडिया में बेसिकली तो गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजेस जो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो वो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस हैं जहाँ पे बैंक गारंटी लगती है। और डीम्ड के अंदर हर साल 1-2 कॉलेज बैंक गारंटी मांगते हैं, सभी नहीं मांगते हैं। तो आपको चेक करना है कि इस बार कौन सा कॉलेज बैंक गारंटी लेके आ रहा है। और राजस्थान में भी देखा गया था कि बैंक गारंटी वहाँ के कॉलेज मांग रहे थे। लास्ट ईयर फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद वहाँ से बैंक गारंटी हटा दी थी गवर्नमेंट ने, तो बाकी नॉर्मल हो गया था। रेस्ट ऑफ ईयर्स के लिए आप लोगों को केवल इतने पीडीसी चेक्स देने थे, पॉजिटिव चेक देने थे, कोई बैंक से रिटर्न गारंटी नहीं देनी थी। तो फिर भी अगर आप कोई भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको बैंक गारंटी देखनी ज़रूरी है। तेलंगाना के भी जो स्टेट के कॉलेज हैं पहले साल की आपकी 1 साल की बैंक गारंटी मांग के चल रहे थे। तो ये बैंक गारंटी होती है और ये कुछ स्टेट्स मांगते हैं। तो ये इस जनरल कॉन्सेप्ट को तो आप समझिए, लेकिन आपकी भी एक पर्सनल ड्यूटी है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द काउंसलिंग यू हैव टू चेक योर कॉलेज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स डिमांडेड बाय योर कॉलेज। क्या वो मांग रहा है, ही इज़ आस्किंग फॉर बैंक गारंटी, कोई एडिशनल बॉन्ड मांग रहा है, कुछ भी जो गवर्नमेंट ने नहीं बोल के रखा है, कुछ उसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप उसको देख लें जिससे आपको फर्दर प्रॉब्लम इश्यूज़ ना आए। तो फिलहाल अभी नवंबर का मिड चल रहा है, पूरा दिसंबर तक काउंसलिंग होगी और होपफुली इस हिसाब से काउंसलिंग थोड़ी सी डिले हो रही है तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा कि काउंसलिंग पीछे से स्टैंड हो जाएगी। तो माइट भी जनवरी के फर्स्ट वीक तक या 10 जनवरी तक काउंसलिंग चलनी चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग के क्लास कमेंस होंगे फ्रेंड्स। और कुछ स्टूडेंट्स जाते जाते बात कर लेते हैं लास्ट राउंड की, जिसको आप बोलते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड बेसिकली जो होता है, स्ट्रे का मतलब होता है भूला भटका राउंड होता है, यानी कि जिन बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिली तो आखिरी राउंड, जिसको राउंड नंबर 4 भी बोल सकते हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल राउंड से भी इसको बोला जाता है, जो कि इंस्टीट्यूट हेल्ड करते हैं। तो अगर कहीं पे सीटें बच गई हैं और ख़ास करके ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे एनआरआई की सीट्स होती हैं, एक्स्ट्रा होता है, तो लास्ट राउंड कॉलेज करता है और उसमें आपको कॉलेज पैरामीटर से काउंसलिंग करनी रहती है। कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन करना रहता है, उसकी डिटेल्स, उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये सब उस स्टेट के वेबसाइट के ऊपर आता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे काउंसलिंग हो रही है, बीएचयू की, एएमयू की, तो एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाता है। या बीएचयू में लास्ट में स्ट्रे में इस कैटेगरी के अंदर इतनी सीटें हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एमसीसी से कलेक्ट करनी है, फिर जाके कॉलेज की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और फिर वहाँ पे जाके फिजिकल 1-to-1 काउंसलिंग करना है। रूल के अकॉर्डिंग हर कॉलेज एक सीट के ऊपर 10 बच्चों को बुला सकता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसके पास 4 सीटें हैं तो वो 40 बच्चों को कॉल कर सकता है, लेकिन सीटें उनको मिलेंगी जो मेरिट में सबसे हाई बच्चे होंगे। तो अभी इस साल के हिसाब से अगर आप लेके चलते हो तो स्ट्रे के बारे में अगर अभी से प्लान मत करें, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। अभी आप काउंसलिंग को स्टेप बाय स्टेप देखिए कि फर्स्ट स्टेप पे आप पहले स्टेप पे अगर सीट निकाल सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मजबूरी है, स्कोर नीचे आ रहा है, आपके पास कुछ नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज मिस हो रहा है, उस कंडीशन में लास्ट तक ट्राई कर रहे हैं तो बेटर है, तो अच्छा एक आइडिया है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी रैंक है, यू आर गेटिंग सम अलॉटमेंट इन द अर्लियर राउंड, इन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, तो उसको रिटेन कर लेना भी ज़्यादा अच्छी बात है। और मॉपअप राउंड के लिए भी यही नियम है कि मॉपअप राउंड वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास इन हैंड कोई सीट ना हो। अगर आपको सीट मिली है तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। कुछ दिनों बाद आपके पास एमसीसी की वेबसाइट पे एक नीट बुलेटिन भी आएगा, उसके ऊपर भी ये सब चीज़ों को FAQ में समझाया जाएगा, वहाँ से भी देखिए आप काउंसलिंग को आगे प्रोसीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी अब जो अगर कट ऑफ के लेके भी कुछ है तो आप EDUSS की वेबसाइट पर जाके कट ऑफ सेक्शन से सारे कट ऑफ देख सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के क्या कट ऑफ है, और फिर आप बस काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहिए। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू करते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। पौंडीचेरी का एप्लीकेशन अभी भी ऑन है, उसमें आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।